जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा, अगर ऑब्जेक्ट थोड़े हैं तो ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ग्रुपिंग बना के आप क्या कर रहे होते हैं, लेवल्स डिफाइन कर रहे होते हैं, हायरार्की बना रहे हैं। बात क्लियर होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका उलट क्या है, सेंट्रलाइज। देखें, याद रखें, किसी चीज़ को समझने का आसान तरीका क्या होता है, उसका उलट समझ, ठीक है। जिसको जहल समझ में आ जाएगा उसे इल्म समझ में आ जाएगा, जिसको रात समझ में आ जाएगी उसे दिन समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली सेंट्रलाइज अगर आपको समझ में आ गया तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड समझ में आ गया। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, सारा डेटाबेस एक जगह है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ जगह। बात समझ में आ गई? सेंट्रलाइज का नुकसान क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। डीएनएस सेंट्रलाइज नहीं है ना, क्यों नहीं है ये आपको बता रहा हूं। अगर डीएनएस सेंट्रलाइज होता तो इसका मतलब होता पूरा डेटाबेस एक जगह पे। इसमें रिस्क क्या था कि अगर ये मशीन क्रैश होती है पूरा डेटाबेस क्या, ठीक है। तो डीएनएस सेंट्रलाइज नहीं है, डीएनएस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसका मतलब ये है कि इंटरनेट में बहुत सारे डीएनएस होंगे जिनका आपस में मिलकर काम करना जरूरी है। अगर डेटाबेस सारा एक जगह पड़ा हो फिर तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कहलाएगा। लेकिन एक केस ये है, अगर मुझसे कहना कि सर कोर्स में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर समझ में आ गई तो समझ लें पूरे कोर्स को माप दी जा सकती है, ना फिर सेंट्रलाइज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड। चेक करें, ये आपका डेटाबेस है। अगर ये पूरा डेटाबेस एक मशीन में पड़ा तो आप क्या कहेंगे, सेंट्रलाइज। और ये आपका डेटाबेस है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब यहाँ समझाने की जो चीज समझानी है वो मैंने क्या इसका मतलब ये है, क्या ये मतलब है इसका, सॉरी, क्या ये मतलब है इसका, यही तो समझाना, ये मतलब नहीं है इसका। ये मतलब अगर होता तो इसका मतलब है कि डेटाबेस सब पे एक जैसा है, ये मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ इस तरह का है कि मैं कहता हूँ यह आपका डेटाबेस था, इसके अंदर क्या थे, पीसेस बहुत सारे, और हर किसी के पास कोई एक पीस है। समझ में आई बात? ये है असल बात, ठीक है। पूरा डेटाबेस किसी के पास नहीं है, कोई एक डीएनएस भी इंटरनेट पे ऐसा नहीं है जिसके पास सारा डेटाबेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इस डब्बे के बगैर बात गलत है, ऊपर का, ठीक है। अगर ये आप ऊपर वाला डब्बा नहीं बनाते बल्कि यहाँ एक डब्बा बना देते तो इसका मतलब ये होगा कि सब पे सेम कॉपीज है। में आ रही बात? जो डायग्राम मैंने पहले बना के निगेट की है, उस डायग्राम का मतलब ये था कि अगर कोई एक डीएनएस क्रैश हो जाता है तो कोई फर्क पड़ेगा। मैं बनाता हूँ डायग्राम, मैंने इससे पहले डायग्राम बनाई थी, ये आपने बना लिया नहीं, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने की जरूरत है। इसके केस में मैंने बताया था कि ये एक डेटाबेस है और मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड का अगर मतलब ये दिया जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इसकी कॉपी तीनों पे, तो अगर एक क्रैश होता है तो कोई ज़ाया होगा, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ है, यहाँ पे अगर कोई एक क्रैश होता है तो एक ये वाला लाइन यहाँ मैं लिखता हूँ A B C D E, ये और आसान है बल्कि ज़्यादा मुकम्मल होगी बात, A B C D। अब अगर ये वाला क्रैश होता है तो ये तो क्या, इसका मतलब है अगर दुनिया में जो इंटरनेट लगे हुए हैं, इंटरनेट पे जो डीएनएस सर्वर्स लगे हुए हैं उनमें से कोई एक डीएनएस अगर क्रैश हो जाए तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी जो कहीं नहीं। क्या ख्याल है, बात समझ में आती है? और ऐसे ही याहू का डीएनएस अगर क्रैश हो जाए तो क्या हॉटमेल का डीएनएस याहू की आईपी बता सकता है? कभी नहीं बता सकता। समझ में आए डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या मतलब है? ठीक है, तो इस लिहाज से डीएनएस का डेटाबेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डीएनएस इज ए हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट कंटेन्स मैपिंग्स ऑफ नेम्स IP एड्रेसेस। ये जो बाकी बात है इस पे हम बात करेंगे बाद में। अब जरा हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे।
वो कहता है DNS was designed to solve issues that arose when there was an increase in the, वो कह रहा है DNS कब डिजाइन किया गया, जब कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ इश्यूज आए। पहला इशू वो कहता है देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होस्ट ऑन द इंटरनेट। पहली डायग्राम में समझाया था, इंटरनेट पे नंबर ऑफ होस्ट इंक्रीज हो रहे थे, ट्रैफिक जनरेटेड बाय द अपडेट, ऐसा ही था, साइज ऑफ द होस्ट। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरनेट पे होस्ट इंक्रीज हो रहे थे, विद द इंक्रीज इन होस्ट there was an increase in host file, size of host file, और then उस host file के size के increase करने की वजह से जो traffic generated by the update process था वो भी increase हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको timely fashion में handle ना किया जाता तो वो स्टेज आ सकती थी जिसे हम कहते हैं disaster, कि इतना ज़्यादा update का जी इस चीज़ को, यही पॉइंट बता रहा हूँ ना कि अगर इस चीज़ को टाइमली फैशन में, टाइमली फैशन का मतलब क्या है, एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है उसको आप टाइमली हैंडल कर लेते हैं, और एक तरीका ये होता है कि प्रॉब्लम नज़र आ रहा है आप उसे लिंगर ऑन करते जाते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि प्रॉब्लम आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो इंटरनेट पे नंबर ऑफ होस्ट के इंक्रीज होने की वजह से होस्ट फाइल का साइज इंक्रीज हो रहा था। मैंने बताया नहीं था स्टार्ट में कि जब DNS नहीं था तो फिर क्या चीज़ थी, होस्ट फाइल। तो होस्ट फाइल का साइज इंक्रीज हो रहा था, उस साइज के इंक्रीज होने से इश्यूज सामने आ रहे थे कि अगर इस चीज़ को अभी सॉल्व नहीं किया गया, अभी टैकल नहीं किया गया, तो आफ्टर फ्यू इयर्स ये डिजास्टर बन जाएगा। में आपकी बात पक्की बात है। अब जनाब प्रॉब्लम समझ, इनफैक्ट प्रॉब्लम्स नहीं, DNS बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अगर आप DNS को समझें, DNS बोरिंग नहीं है, बहुत मज़ेदार आर्टिकल। और अगर आप ना समझें, जिस तरह मैथ होता था, मैथ समझने वाले के लिए बहुत आसान, जो समझ ना सकता हो उसको फिर मैट्रिक करना पड़ता था जनरल साइंस में या होम इकोनॉमिक्स में, यही होता था। तो अब आप लोग किस कॉम्बिनेशन के साथ मैट्रिक करके आए मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं अश्योर करता हूँ कि अगर आपका मैथ वीक है ना, तो आपके दिमाग की जो समझने वाली खिड़की है ना वो ठीक नहीं, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आपका मैथ इन चीज़ों को समझना, मेरे टीचर थे वो कहते थे कि रियाजी जहन को खोल देती है, वो मैथ्स पे बिलीव करते। ठीक है कि जिस बंदे का मैथ, यानी एक तो चीज़ होती है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, एक एवरेज बंदे का मैथ ठीक होता है। ठीक है, तो जिस तरह 2 + 2 4, तो एक रिजल्ट नहीं है। मैथ में प्रॉब्लम क्या है, मैथ में प्रॉब्लम क्या होती है, एक आंसर होता है। ठीक है ना, आपसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पे एक नोट लिखें, पूरी क्लास मुख्तलिफ बातें लिखें, लेकिन मैं कहूँ 2 + 2 क्या होता है, सबका आंसर 4 होता है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रिसाइज नॉलेज। तो इसी तरह कंप्यूटर साइंसेस भी उसी के लिए जिसका नॉलेज प्रिसाइज है। ठीक है, जो स्पेसिफिक आंसर दे सके। तो DNS में जो स्पेसिफिक से हमने समझना है आपको। ठीक है, एक बात, हर मैटर से रिलेटेड एक बात जो कंप्लीट आंसर है उसे हम अंडरस्टैंड करें। ओके, अब प्रॉब्लम मैं आपको बताने लगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कौन सा एरिया है जिसको समझने की जरूरत है। मैंने आपको इस डायग्राम में क्या बताया, ये डायग्राम मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं बनाई, DNS को समझाने पहली बार बनाई, वैसे जहन में आपको इस डायग्राम से जो इशू सामने आया वो ये कि इंटरनेट पे जितने भी DNS हैं, हर DNS किसी ना किसी एक चीज़ का बादशाह सलामत है। हर DNS के पास कोई एक पीस ऐसा है जो सिर्फ उसी के पास है। याहू के DNS के पास याहू के रैकेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के DNS के पास माइक्रोसॉफ्ट के रैकेट्स, हॉटमेल के DNS के पास हॉटमेल के रैकेट्स। कॉर्बेट का DNS अगर क्रैश हो जाता है, पूरा इंटरनेट चलता रहेगा, कॉर्बेट नहीं चलेगी, कोई और कॉर्बेट को नहीं चला सकता। कॉर्बेट को, जो कॉर्बेट का रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो DNS को ठीक करेगा, तो फिर कॉर्बेट की वेबसाइट विजिबल होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, कि जो DNS का डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए रखा गया, सेंट्रलाइज हो नहीं सकता था। सोचें सेंट्रलाइज, थोड़ी देर के लिए सोच लें, इंटरनेट पे एक DNS है जिसपे सबके नाम, सबके IPs हैं। पहला मसला ये कि इतना बड़ा डेटाबेस हैंडल कैसे करवाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, कंट्रोल, कौन कंट्रोल करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर रखने का फ़ायदा क्या हुआ। खुर्रम कहता है मैंने वेबसाइट बनानी है खुर्रम.com,
ठीक है, इसने अपना डीएनएस लगाया। अब ये खुद रिस्पॉन्सिबल है कि खुर्रम.com चलनी है या नहीं चलनी, उसका रिस्पॉन्सिबल ये खुद है। ठीक है, अगर इसने तमाम चीजें अवेलेबल की नहीं है, डीएनएस अवेलेबल किया, वेब सर्वर चल रहा है, वेबसाइट चलेगी। और अगर इसका डीएनएस क्रैश हो जाता है तो इसकी वेबसाइट नहीं चलेगी, बाकी सब कुछ चलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का बेनिफिट ये मिला, ठीक है, कि जो पीसेस हैं उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसकी एक्चुअली उसकी वेबसाइट है, वो अपनी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिबल, अपने डीएनएस का भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसका डीएनएस चल रहा है तो उसकी वेबसाइट चल रही है, अगर उसका डीएनएस नहीं चल रहा तो इसका किसी और वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी अपनी वेबसाइट नहीं चल रही। बात समझ में आती है? अच्छा, अब यस, बिल्कुल हो सकती है, वो डुप्लीकेशन आप खुद करेंगे। यानी आपके ध्यान में ये आ रहा है कि एक डीएनएस अगर क्रैश हो जाता है तो फिर दूसरा डीएनएस हो, फिर वो दोनों डीएनएस किसके होंगे? आपकी साइट की बात ना करें, डीएनएस की बात करें। साइट जब आप नाम लेंगे तो आइए इस बीच में आ जाएगा। आप ये कहते हैं कि मेरा डीएनएस अगर क्रैश हो जाए, क्योंकि क्रैश तो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप कहते हैं कि सर अगर मैंने एक डीएनएस लगा भी दिया, मैं बड़ा लुक आफ्टर करता हूँ, लेकिन क्रैश होने का चांस तो हमेशा होता है। तो लेट से मेरी मशीन क्रैश हो जाती है तो मैं क्या करूँ? उसका सोल्यूशन है 2 डीएनएस लगा है, लेकिन बात वो ये, वो दोनों डीएनएस के रिस्पॉन्सिबल कौन? आप। ठीक है, ये कभी नहीं होगा कि आप कहेंगे यार एक डीएनएस मैं लगा लेता हूँ, एक हॉटमेल वाले लगा ले मेरे लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों डीएनएस के रिस्पॉन्सिबल आपको दोगे। यस, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, ये इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। आप देखें, आप जितने भी आईएसपी से कनेक्ट होते हैं, 2 डीएनएस मिलते हैं आपको, 2 डीएनएस मिलते हैं। ये इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है कि जब आप अपनी साइट को ऑन एयर लेके जाओ तो यू मस्ट हैव 2 डीएनएस। आपने कुछ और पढ़ा, आपने कुछ और पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या पढ़ा। आपको जो याद है वो ये कि कुछ था जिसमें प्राइमरी से अगर रिक्वेस्ट सेकेंडरी पे नहीं जाती, इतना आपको याद है, लेकिन जो इवेंट था वो आपको नहीं याद। देखें, आपके पास ये बात कर रहे हैं कि क्लाइंट पे 2 डीएनएस दिए, ये 2 डीएनएस यहाँ पे एक और दे दिया। अब इनका क्वेश्चन ये कि अगर इसने रिक्वेस्ट को ऑनर, यानी ये क्रैश हो जाता है तो फिर इस पे जाता है या नहीं जाता, ये इशू ही है। और इनके जहन में कोई इशू आ रहा है जिसमें इस पर से होके आता है लेकिन इस पे नहीं जाता। देखें, अगर तो ये अवेलेबल नहीं है तो क्लाइंट किस पे चला जाएगा, और अगर ये अवेलेबल है और ये कहता है कि जो तुमने पूछा है वो मेरे डेटाबेस पे नहीं है तो ये सेकेंडरी पे नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का डेटाबेस सेम है। ठीक है, ऐसी रिक्वेस्ट जो ऑनर नहीं हो सकी डीएनएस से, प्राइमरी डीएनएस से, उसकी इनअवेलेबिलिटी की वजह से, इसमें तो जाएगा इसमें। लेकिन अगर इसने चपेट मार दी कि तुमने जो रेकॉर्ड पूछा वो गलत है, तो जो चीज़ इसने कही है गलत, वो इसे ये सही नहीं कर सकता। लाइक क्लाइंट ने जल्दी से www.hotmail.com की जगह लिख दी www.xyz.com, रिक्वेस्ट आई, इसने कहा xyz नहीं है, कोई एरर गलत है, नेम नॉट फाउंड, अब ये इस पे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी रिक्वेस्ट एंटरटेन हो गई, बात समझ में आ रही है। आप ऑल्टरनेट पे उस वक्त जाते हैं जब प्राइमरी से रिक्वेस्ट एंटरटेन ना हो, और ये कब होगा? प्राइमरी अवेलेबल ही नहीं, रिक्वेस्ट आपकी एंटरटेन होगी, आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिप्लाई आया, रिप्लाई नेगेटिव आया कि नेम नॉट फाउंड। अगर रिप्लाई ना आए तब आप इसके, ठीक है, ओके जी, बात पे वापस आते हैं। मैंने आपको बताया कि डीएनएस का डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने आपको बताया कि इंटरनेट में जितने भी डीएनएस लगे हुए हैं, हर डीएनएस के पास कोई एक चीज ऐसी है जो सिर्फ उसके पास है, तो फिर सारे उसके मोहताज हो गए। तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंटरनेट में जितने भी डीएनएस है, सारे डीएनएस एक दूसरे के मोहताज। ऐसा ही है याहू का। आप कहते हैं जी मैंने सर एक डीएनएस लगाया है, उसका प्रोसेसर है 10 गीगाहर्ट्ज़ है, आपके पास 10 गीगाहर्ट्ज़। आप कहते हैं सर उसकी रैम है 20 GB, उसकी हार्ड डिस्क है 50 टेराबाइट, तो आप सर उस पर हॉटमेल का जोन बना दें। मैं नहीं बना सकता। हॉटमेल का रिस्पॉन्सिबल आपका डीएनएस कभी भी नहीं हो सकता। आप कहते हैं सर इतना बड़ा सर्वर लगाया है, उस पर मुझे हॉटमेल और याहू के रिकॉर्ड बना के दें ताकि मेरे यूजर जो है वो हॉटमेल पे अगर जा रहे हैं तो यहीं से नेम रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं आपको और दूसरे सोल्यूशन बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका डीएनएस किसी और की डोमेन का रिस्पॉन्सिबल हो। समझ में आ रही बात? जिसकी डोमेन होगी वो खुद ही उसका अपना डीएनएस रिस्पॉन्सिबल होगा, डीएनएस की रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? तो ये अंडरस्टूड है कि हमेशा हर डीएनएस दूसरे डीएनएस का मोहताज है। बात समझ में आ गई? तो फिर अब मुझे एक चीज़ बताएं, इंटरनेट पे मैंने एक सवाल पूछा इनसे, आपका नाम क्या है? अदील से मैंने क्वेश्चन किया कि इंटरनेट पे वेबसाइट्स कितनी है, तो उन्होंने कहा अनलिमिटेड, यानी उनका मकसद ये था बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स। अब मेरा सवाल है इंटरनेट पे डीएनएस कितने? अगेन आंसर मिलता जुलता ही है। आप ये कह लेंगे सर जितनी वेबसाइट है उससे कम होंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है ना एक ही कंपनी की 4-4, 5-5 वेबसाइट्स हैं, तो वो एक ही डीएनएस। लेकिन इवन देन करोड़ों में, लाखों में बहुत ज़्यादा ही होंगे, जितने भी डीएनएस हैं बहुत ज़्यादा डीएनएस। इंटरनेट पे नंबर ऑफ, यानी आप चले डिवाइडेड बाय 10 भी कर दें, टोटल वेबसाइट डिवाइडेड बाय 10, टोटल वेबसाइट डिवाइडेड बाय 100,000 कर दें, तब भी नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है ना? तो अब चैलेंजिंग क्या चीज़ होगी, वो जितना भी नंबर आ रहा है वो सारे डीएनएस जो हैं, हर डीएनएस के पास कोई एक चीज़ ऐसी है जो दूसरों के पास नहीं। प्रॉब्लम क्या है? इन डीएनएस सर्वर्स की आपस में बातचीत, क्योंकि हम पहला रूल बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में आपको एक बात बता दूँ कि आईपी डिटरमिन किए बगैर कम्युनिकेशन नहीं, ऐसा ही था ना? वेबसाइट ओपन करनी है, उस वेबसाइट पर क्या चाहिए? आईपी आएगा तो वेबसाइट ओपन, यही कहा था। तो अब डीएनएस में भी ये रूल अप्लाई करें कि याहू के डीएनएस के पास क्यूरी आती है, आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, आपका आईएसपी है वॉल, ठीक है? आप वॉल को क्यूरी करते हैं, क्या क्यूरी करते हैं? हॉटमेल, www.hotmail.com, इसका इस वेबसाइट को मैंने एक्सेस करना है। अब वॉल का डीएनएस जो है उसके पास ये रिकॉर्ड इस वेबसाइट का आईपी होगा। अगर आप कहते हैं वॉल के पास होगा तो फिर तो वही बात आ गई कि वॉल तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं हॉटमेल का, वॉल के पास तो आईपी एड्रेसेस होंगे वॉल के, proxy.wall.net.pk ये होगा, www.wall.net.pk ये रिकॉर्ड्स होंगे। अगर आप पूछते हैं hotmail.com, ये उसके पास नहीं है। ये याद रखिएगा, अभी हम कैशे को कंसिडर ही नहीं कर रहे, अभी हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट बना लेंगे फिर बीच में कैशे डाल के उसके साथ समझ लेंगे, अभी कैशे की कहीं कोई कैशे नहीं। तो अब वॉल के डीएनएस पे क्यूरी आई है किसकी? हॉटमेल में, ठीक है? या तो इसके अपने डेटाबेस में हो जो कि नहीं है, तो अब इसको आईपी एड्रेस नहीं चाहिए हॉटमेल के डीएनएस का, क्योंकि हॉटमेल के रिकॉर्ड्स हॉटमेल के डीएनएस के पास है, तो इसको आईपी एड्रेस किसका चाहिए? हॉटमेल के डीएनएस का। यानी हमें डीएनएस को वर्किंग बनाने के लिए एक और सिस्टम चाहिए कि हाउ डीएनएस विल इंटरैक्ट। एक तो हमने ये हल कर लिया मसला, ठीक है जी, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपने कहा जी बना दें डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर, बन गया डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने कहा जी अब कोई मसला नहीं है, हर कंपनी जो डीएनएस लगाएगी उसका अपना रिस्पॉन्सिबल होगा, सारे अपने डीएनएस के रिस्पॉन्सिबल हैं, सारे अपने नेम्स हैं उनके आईपीस दे देंगे। लेकिन एक और मसला आ रहा है, ये सारे आपस में बात कैसे करेंगे? या तो आप ये कहेंगे दुनिया का हर डीएनएस है उसके पास डेटाबेस में सब डीएनएस के आईपी होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, लेकिन आपको खुद पता है कि हॉटमेल के डीएनएस सर्वर के पास दुनिया के तमाम दूसरे डीएनएस सर्वर्स के आईपीज हों, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है? तो फिर ऐसा है कि पहले डीएनएस लर्न करता है दूसरे डीएनएस का आईपी, फिर उससे क्या पूछता है? वो आईपी जो क्लाइंट ने पूछा। बात समझ में आ रही है? ये आखिरी बात समझाने के लिए इतनी लंबी 1 घंटे की तमहीदी तकरीर की है, तो ये आखिरी बात मैंने आपको बताया था। इंटरनेट पे जो डीएनएस का स्ट्रक्चर हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह आपको बताई क्यों है डिस्ट्रीब्यूटेड। वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा, ऐसे ही फिर मैंने बताया कि इतनी सारी वेबसाइट्स के लिए जो डीएनएस चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा। फिर आपको बताया कि हर डीएनएस के पास कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो सिर्फ उसके पास है, यही बताया। तो जब सब सिर्फ उसके पास है तो दूसरे उसी से पूछेंगे। तो फिर इंटरनेट पे जितने भी डीएनएस सर्वर्स हैं, किसी को किसी दूसरे डीएनएस की जरूरत पड़ सकती है। आप यूएस से चले जाते हैं, न्यूयॉर्क में आप बैठे हैं, एक इंटरनेट क्लब में गए वहाँ पे, और आपने अपना लैपटॉप जो है उसको वहीं अटैच करवाया और उस पर ओपन किया। क्या ओपन? होटल में, आप होटल में वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा हुआ था, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो। अब आप लिखते हैं www.corbett.com। अब उनका जो भी डीएनएस होगा उसने ये आईपी अगर पूछना है तो किससे पूछना है? कॉर्बेट के डीएनएस जो हमारे पास लगा हुआ। प्रॉब्लम क्या है? उससे पूछना है जिससे उसका आईपी भी नहीं है उसके पास। क्या उसके पास कॉर्बेट के डीएनएस का आईपी है? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है कि वो आईपी डिस्कवर किस तरह करेगा? कॉर्बेट के डीएनएस का। समझ में आ रही बात? क्योंकि कॉर्बेट के डीएनएस का आईपी डिस्कवर करेगा तो मसला हल होगा ना। आपको ये पता है कि एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अमीन के पास है,
तो फिर अमीन तक भी तो पहुंचना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन जिसके पास है उसका फ़ोन नंबर आपके पास नहीं है, तो पहला मसला क्या है, फ़ोन नंबर ढूंढें। तो आप कनेक्ट थे लेट्स से अमेरिका ऑनलाइन के साथ, ठीक है। तो अमेरिका ऑनलाइन के सर्वर के पास जब तक कॉर्बेट के डीएनएस का आईपी नहीं आएगा तो कॉर्बेट की वेबसाइट का आईपी मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको समझाने के लिए मैंने ये आपको पहले से प्रॉब्लम बताया। हमने नेक्स्ट टाइम जो चीज़ पढ़नी है जिसका हम स्टार्ट लेंगे, ये बात याद रखें कि डीएनएस सारा रिलेशनल है, चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। जिसको आज का लेक्चर समझ नहीं आया इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट भी समझ नहीं आएगा, जिसको आज का लेक्चर समझ में आया उसे नेक्स्ट टाइम समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपको जहाँ प्रॉब्लम हो आपने मुझे बताना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जहाँ मसला हो मैं उस मसले को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस लेक्चर की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो सुने, बार बार सुने, पॉइंट समझने की कोशिश करें, ठीक है। आज जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया है कल मैंने उसका सोल्यूशन आपको बताना है, और वो सोल्यूशन होगा किसमें, डीएनएस क्यूरीज में। कल हमने पढ़नी है डीएनएस क्यूरीज। रिकर्सिव क्यूरी, इटरेटिव, ठीक है जी। तो कल भी आपने तैयारी से आना, टाइम पे आना, जो आज पढ़ाया है उसे अच्छे तरीके से पढ़ के आना। आप डीएनएस समझ लें और बाकी सारी चीज़ें आपको खुद बहुत समझ लें, ठीक है जी। चलें जी।